गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में कहा था कि अब मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूंगा। तो ज्योग्राफी की शुरुआत पृथ्वी से होती है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पृथ्वी है कैसी। तो पृथ्वी न तो सर्कुलर है और न ही स्फेरिकल है। स्फेरिकल और सर्कुलर में मुख्य अंतर यह है कि सर्कुलर आकृति की जो चीजें होती है वो अंदर खोखली होती है और स्फेरिकल जो है वो ठोस होता है। तो न तो यह ठोस है और न खोखली है। ठोस तो है परंतु इसकी उच्चावच यानी रिलीफ जो है वो समरूप नहीं है। यदि पृथ्वी को देखा जाए तो कहीं पर हिमालय जैसी पहाड़ है, कहीं प्रशांत महासागर है, कहीं हिंद महासागर है। तो इसकी आकृति कैसी होगी? इसकी आकृति तो इस प्रकार से होगी। यह शेप नहीं होगा, यह शेप नहीं होगा। इसे क्या नाम दिया जाए? फिर यदि पहाड़ों की बात करें तो इस पृथ्वी पर अनेकों पहाड़ है। इसलिए भूगोलवेत्ताओं के द्वारा एक फार्मूला निकाला गया जिसके तहत यदि ये पृथ्वी इसे मान लिया जाए और यहाँ पर पहाड़ है और यहाँ पर सागर है, तो सभी पहाड़ जो मुख्य मुख्य पहाड़ है जैसे हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, तो सभी पहाड़ियों की समुद्र तल से ऊंचाई का औसत और समुद्र लेवल की जो गहराई है, समुद्र सागर की गहराई है, उसका मध्य औसत इस प्रकार से पृथ्वी की आकृति इस प्रकार से हो जाएगी। तो फिर इसे न तो सर्कुलर कहा जाएगा न स्फेरिकल कहा जाएगा। तो यानी इसे हम जीवाइड यानी पृथ्वी कैसी है? न तो यह सर्कुलर वृत्ताकार है न स्फेरिकल यानी गोलाकार है, बल्कि पृथ्वी पृथिव्याकार है। पृथिव्याकार को ही जियोइड कहा जाता है। तो हम लोगों ने समझा कि पृथ्वी की आकृति जो है वो जियोइड है। माने अर्थ इज नाइदर सर्कुलर नॉर परफेक्टली स्फेरिकल बट इट इज इन द शेप ऑफ जियोइड। अब हम लोग देखें कि पृथ्वी को जब अध्ययन किया जाता है पृथ्वी के बारे में तो इसको स्फेरिकल मान लिया गया है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ स्टडी द अर्थ इज सपोज टू बी स्फेरिकल। तो इस पृथ्वी में अब किसी स्थान के बारे में जानकारी ज्ञात करनी है तो देखा जाता है कि पृथ्वी में न तो कोई साइड है, न कोई कॉर्नर है, न कोई बिगिनिंग है, न कोई एंड है। तो हम जब किसी स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें एक निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट की आवश्यकता होती है जिसके संदर्भ में उस स्थान का लोकेशन दूरी ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी पर वैसा कोई पॉइंट चुना जाना है जिसके संदर्भ में उस स्थान की जानकारी प्राप्त किया जा सके। तो यदि यह झुकी नहीं होती अपने अक्ष पर, यहाँ एक पृथ्वी की आकृति आप देखें, ये जो है यदि यह इलिप्टिकल है, चूंकि थोड़ा सा यहाँ पर ये प्रेस्ड है, ये थोड़ा सा प्रेस्ड है पोल के पास, और इक्वेटर के पास थोड़ा सा उभरा हुआ है बल्जिंग।
तो पोल के पास थोड़ा सा दबा हुआ है और इक्वेटर के पास बल्ब फैला हुआ है। लेकिन यह जो एक इक्लिप्स बनता है, इसका प्लेन देखें, ये प्लेन, ये जो रेड कलर में है, ये प्लेन ऑफ द इक्लिप्स, और ये लाइन रेड में दिखता होगा आपको, यह लाइन इस लाइन का परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यदि ये मध्य भाग में है, यह इस स्फीयर को दो पार्ट में बांटती है, और यह लाइन जो है यह उत्तरी और दक्षिणी भाग में बांटता, बराबर भाग में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। और यह जो लाइन है इसे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, और ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। परंतु पृथ्वी सीधी न होकर के, इसका जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर न होकर के 23.5 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इसे आप इस प्रकार देखें, ये पृथ्वी की आकृति है। यदि यह ऐसी रहती जैसा कि दिखाया गया है, ऐसी रहती, इसका एक्सिस यदि इस प्रकार रहता, तो फिर आधे भाग में बराबर दिन, आधे भाग में रात होता, कहीं समय में कोई अंतर नहीं होता। परंतु यह सीधी न होकर के, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है। ये जो झुकाव देख रहे हैं इस प्रकार न होकर के इस प्रकार है, यानी 23.5 डिग्री झुकी हुई। यहां भी तक है साउथ पोल, यह इस प्रकार न होकर के झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और इसी एक्सिस के परितः यह घूमती है, जैसे कि लट्टू अपने कील पर स्पिन करती है। यह जो प्रकृति ने वरदान दिया पृथ्वी को, तो भूगोलवेत्ताओं को किसी भी स्थान का लोकेशन ज्ञात करने के लिए रेफरेंस पॉइंट मिल गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब एक लाइन बीचों बीच खींची जाती है। ध्यान रहे कि यह कोई लाइन पृथ्वी पर है नहीं, ये इमेजिनरी है, इसे अध्ययन की सुविधा के लिए खींची जाती है। वह लाइन जो पृथ्वी को दो बराबर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या लाइन ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर लाइन या लाइन ऑफ इक्वेटर कहा जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर गोलार्ध में बांटती। अब यह जो पॉइंट है इसे नॉर्थ पोल, और यह जो पॉइंट है इसे साउथ पोल कहा जाता है। यह जो पृथ्वी का एक्सिस है जिस पर रोटेट करती है, इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसे ज्योग्राफिकल साउथ पोल कहा जाता है। इसी के परितः पृथ्वी चक्कर लगाती है। इस प्रकार यह जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को दो पार्ट में बांटती है, जिसे उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि इसके परितः यह जो लाइन है यह कंप्लीट सर्कल है, क्योंकि यहां देखा जाए ये जो लाइन है
चूंकि पृथ्वी की आकृति 3D है, 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल आकृति को बोर्ड पर उतारा नहीं जा सकता है। अतः आप ग्लोब से देखें, यह जो बीचों बीच लाइन है यही है लाइन ऑफ इक्वेटर, यह इक्वेटोरियल लाइन, यह चारों तरफ है, यानी एक पूर्ण वृत्त है। यह इस प्रकार से है चारों तरफ, उस पार को बोर्ड पर दिखाया नहीं जा सकता है। इसे इस प्रकार देखें, इसे इस प्रकार दिखाया जा सकता है। यानी ये सभी पूर्ण वृत्त हैं। अब यहां से ये 0 डिग्री, 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, चूंकि यह कोई एंगल नहीं बना रहा, कोइंसाइड है। यदि यहां से हम एंगल बनावे, ये कोइंसाइड किया हुआ है, इसलिए यहां कोई एंगल नहीं बनता है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब इससे इस तरफ यानी उत्तर दिशा में 1-1 डिग्री पर, अब यहां देखा जाए यह जो प्लेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, यानी यहां 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार 1-1 डिग्री पर यदि ये रेखा, यह सर्कल खींचा जाए तो यहां तक में 90 डिग्री तक की रेखाएं खींची जा सकती है। ये सभी सर्कुलर है। फिर साउथ में 90 तक खींची जा सकती है। ये सभी रेखाएं पैरेलल कहलाती है, क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी, 1 डिग्री का अंतर है। ये सभी पैरेलल्स हैं, तो ये सभी रेखाएं होगी, परंतु पोल जो है वो पॉइंट है, वह रेखा नहीं होगी। तो गिनती में से इसको छोड़ दिया जाए तो इधर रेखाओं की संख्या, ये पैरेलल की संख्या कितनी होगी? 90। फिर साउथ में कितनी होगी? 90 इक्वल टू 180 प्लस एक इक्वेटर प्लस 1 इक्वल टू 181, यानी 181 parallels are there, but these 2 points are there, so these cannot be lines. The number of lines equal to 181 minus 2 equal to 179. यानी पैरेलल तो खींचे जा सकते हैं, लेकिन सभी पैरेलल्स एक लाइन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर पोल है। अब पोल एक पॉइंट है, तो लाइन की परिभाषा हम गणित से जानते हैं कि द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी बहुत पॉइंट्स हैं, इनको जोड़ दिया जाए ये लाइन बन जाएगा। यानी बिंदुओं का समुच्चय जो है, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन। तो ये लाइन नहीं होगा। नंबर ऑफ लाइन्स इक्वल टू 179, बट 181 पैरेलल्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस। इसे आपने भली भांति समझ लिया। तो ये जो लाइन्स है, जो कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, इसे हम लेटीट्यूड, दीज लाइन्स आर कॉल्ड लेटीट्यूड्स। तो चूंकि ये लाइनें सभी लेटी हुई है, ये याद करने का एक तरीका है। लेटी हुई लाइन है यानी क्षैतिज है, इसीलिए इसको हम लेटीट्यूड यानी अक्षांश के नाम से जानते हैं। पुनः नॉर्थ पोल टू साउथ पोल,
ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल हुआ। इसे मिलाने वाली रेखा है ये होगा लॉन्गिट्यूड। ये लंबी रेखाएं हैं, खड़ी रेखाएं हैं जो चित्र में दिख रहा है, इसीलिए लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देशांतर रेखा कहा जाता है। यह पृथ्वी को जो बीच वाली लाइन है, ये दो बराबर गोलार्धों में यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ये सर्कुलर दिखाई पड़ रहा है। इसे आप यहां से देखें ग्लोब में, ये जितनी रेखाएं हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं हैं जो वृत्ताकार है। ये पोल तक गया है। उसी प्रकार नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जितनी रेखाएं हैं ये सभी देशांतर रेखा है यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो इस प्रकार जो पृथ्वी को दो बराबर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटे, उसे हम भूमध्य रेखा, ये विषुवत रेखा, ये लाइन ऑफ इक्वेटर कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो बराबर यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। पुनः नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं जो है वो पृथ्वी को पूरब और पश्चिम यानी मेन जो लाइन है यहाँ से 0 और यहाँ 180 डिग्री, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं ये पृथ्वी को दो बराबर यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए दोनों में, यहाँ चूंकि 1-1 डिग्री का अंतर है, इसलिए हर एक दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी समान होगी। लेकिन यहाँ पर लॉन्गिट्यूड जो है सेंट्रल, उसकी लंबाई अधिक होगी और ये क्षेत्र अधिक होगी, लेकिन ये कम होगा, ये कम होगा, यानी सेंटर पर अधिकतम होगा। जो जो पोल की तरफ जाएगा उसके बीच की दूरी घटती चली जाएगी, लेकिन अक्षांश में इन दो रेखाओं के बीच की दूरी हर एक जगह समान होगी, यानी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी नियत होगी और यह करीब 111 किलोमीटर के बराबर होता है। इसकी चर्चा बाद में करूंगा। और यह जो है देशांतर रेखा है, इसकी दूरी केंद्र पर अधिक और पोल की तरफ कम होता है। तो मैं समझता हूं कि अक्षांश और देशांतर की जो संकल्पना है, कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज फिर से ध्यान में रखें, ये सभी जो पैरेलल्स हैं ये कंप्लीट वृत्त है और यहाँ जो देशांतर रेखा है ये कंप्लीट वृत्त न होकर के अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त है जैसे नारंगी को आप छिलका छुड़ा दें तो वो जो पट्टी मिलती है वो इसी प्रकार की होगी और सब अर्धवृत्ताकार होगा। यानी उसी से आप तुलना करके देखें, ये सभी सेमी सर्कुलर होगा और इस एक तरफ फिर दूसरी तरफ पूरा करें तो ये वृत्त होगा। यहाँ पर मुख्य अंतर आप देखें, ये रेखाएं सभी सर्कुलर हैं, ये सेमी सर्कुलर है, परंतु 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री देशांतर यह मिलकर के पूर्ण वृत्त बनेगा। इस प्रकार यहाँ सभी लाइन कंप्लीट सर्कल, जबकि यहाँ सेमी सर्कल। इस अंतर को समझें। ऐसे लोग
लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में एक मोटा मोटी समझ लेते हैं कि जो क्षैतिज रेखा है वो अक्षांश जो ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं वो देशांतर है, परंतु इतना आसान नहीं है क्योंकि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर ही ज्योग्राफी की नींव है। लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड कई प्रकार की होती है जिसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। ये एक ज्योग्राफिकल लेटीट्यूड हुआ, एक ज्योमेट्रिकल लेटीट्यूड हुआ, एक मैग्नेटिक लेटीट्यूड हुआ, एक सेलेस्टियल लेटीट्यूड हुआ, एक थर्मल लेटीट्यूड हुआ। तो इस प्रकार बहुत तरह के लेटीट्यूड्स हैं और उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के लॉन्गिट्यूड्स हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सिस है। तो मैं केवल चर्चा करना चाहता हूं कि केवल इस अवधारणा को दिमाग में रखने से काम नहीं चलेगा क्योंकि समय काल परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन देखा जाएगा और उसी के आधार पर हम किसी स्थान का लोकेशन या वहां का पर्यावरण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, मैं आज केवल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखा जाए ये भूमध्य रेखा है, यहाँ सूर्य लंबवत होता है, यहाँ पर तो पूरा हीट होगा और सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक होगी। फिर जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करती है तो उत्तरी गोलार्ध में ठंडक और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। इस प्रकार सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी के घूर्णन के कारण जहां एक दिन रात होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, उसी प्रकार सूर्य के उत्तरायण दक्षिणायन होने से क्लाइमेटिक चेंज होता है। ये अक्षांश जो है बहुत महत्व की चीज है क्योंकि इसी पर टेम्परल जोन की व्याख्या की जाएगी। उसी प्रकार उसी के आधार पर वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन जो उसका अध्ययन किया जाएगा। जब क्लाइमेट की जानकारी करनी होगी तो फिर वहाँ का जो कृषि कार्य होगा, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वहाँ का उच्चावच कैसा होगा, इसके बारे में जानकारी मिलेगी और इससे पता चलता है कि कोई पूर्व पश्चिम समय का निर्धारण, यानी इससे क्लाइमेटिक कंडक्शन, ये मैं नटशेल में बोल रहा हूँ। इससे पूर्वी और उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थान की स्थिति, समय की गणना की जाएगी। इस प्रकार ये देखा आपने कि इस प्रकार की लाइनें लेटीट्यूड और इस प्रकार की लाइनें लॉन्गिट्यूड कहलाती है। अब यहां पर देखा जाए, यदि इसे एक वृत्त में दर्शाया जाए, यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर चूंकि किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये जो स्ट्रेच है, यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड का जो इंटरसेक्शन है, इस नेटवर्क को, इस जाल को ग्रिड कहा जाता है। यदि इसे खोल दिया जाए, यानी नारंगी का छिलका हटा जाए और उसे पूरा खोल दिया जाए, ये पोल जो पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और इस प्रकार ये मैप बन जाएगा। तो मैप में
ये जो जाल बनेगा इसे ही ग्रिड कहा जाता है, अर्थ ग्रिड कहा जाता है। तो अर्थ ग्रिड ये कंप्लीट पैटर्न जो है नेटवर्क, इसे ही ग्रिड कहेंगे, ना कि केवल इतना सा ग्रिड कहलाएगा। तो हम ग्रिड की परिभाषा कैसे देंगे, यानी द कंप्लीट नेटवर्क ऑफ द आफ्टर यह कंप्लीट नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज कॉल्ड ग्रिड, ज्योग्राफिकल ग्रिड और द अर्थ ग्रिड, यानी पूरे जाल को, नेटवर्क को कहेंगे। या इट इज द सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, दिस इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ग्रिड और द अर्थ ग्रिड। दूसरी बात, दो मेरिडियंस के बीच का जो क्षेत्र होगा, यह क्षेत्र गोरे कहलाएगा। कोई गोर बोलते हैं, कोई गोरे बोलते हैं, आप जैसा प्रोनाउंसिएट करें। यानी दो लॉन्गिट्यूड के बीच का क्षेत्र गोरे कहलाएगा, और उसी प्रकार दो लैटिट्यूड के बीच का क्षेत्र जॉन कहलाएगा, क्षेत्र। तो हमने देखा कि अर्थ ग्रिड क्या है, गोरे क्या है, जॉन क्या है। मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह कैसे समझ गए होंगे। मैं एक बार जरा सा फिर दोहरा देता हूं कि पृथ्वी की आकृति जो है वह समरूप नहीं है, न तो यह वृत्ताकार है न गोलाकार है, अर्थात न तो इसमें कोई साइड है न कोई कॉर्नर है। तो इस प्रकार पृथ्वी पर किसी भी स्थान का प्लेस, पोजीशन निर्धारित करना बहुत कठिन है। अतः हमें किसी निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। उसके लिए प्रकृति ने पृथ्वी को एक वरदान दिया, जो कि अपने आप से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो वह एक्सिस जिसके परितः अर्थ रोटेट करती है वो इंक्लाइंड है 23.5 डिग्री। तो इससे यह जो प्लेन बना, इसका 2 पॉइंट हुआ, जिसे आप ग्राफ खींचने में एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। इससे रेफरेंस पॉइंट मिला, इससे ग्रिड बना, और ग्रिड के द्वारा हम किसी भी स्थान का पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं, कितनी दूरी पर है, कितना एंगुलर डिस्टेंस है। ये देखें, ये तो पृथ्वी यहाँ, यह है सरफेस, इसी पर हम लोग रहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो वो केंद्र से कितना कोण बनाएगा, यानी ये एंगुलर डिस्टेंस होता है। एंगुलर डिस्टेंस, एंगल बनेगा यहाँ और डिस्टेंस होगा सरकमफेरेंस पर। तो मैं समझता हूँ कि यह एक्सिस जो है प्रकृति का वरदान है, और इसके संदर्भ में हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट लिया, जिसके तहत ग्रिड, गोरे, जॉन आदि की संकल्पना साकार हुई, और हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति का आकलन आसानी से कर सकते हैं। आज इतना ही। मैं समझता हूँ यह कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अगली कक्षा में मैं बारी बारी से एक एक चीज पर प्रकाश डालूंगा। धन्यवाद।